गाजियाबाद में मेरे भैया रहते थे। 1 साल पहले ही उन्होंने शादी की थी और अब उनकी बीवी सुमित्रा के बच्चा होने वाला था। इसीलिए मैं भाभी की डिलीवरी से 1 महीना पहले ही अपनी माँ के साथ झांसी से गाजियाबाद आ गई थी। मेरी भाभी मुझे बेहद मानती थी, इसीलिए मेरे गाजियाबाद आ जाने से मेरी भाभी सुमित्रा बेहद खुश थी। घर वालों से थोड़ी फुर्सत मिली तो मैं अपनी भाभी सुमित्रा के कमरे में गई। उन्होंने दोपहर का खाना सामने रख दिया और हम दोनों नंद भौजाई एक साथ खाने की टेबल पर बैठ गए और बातों ही बातों में मैंने सुमित्रा भाभी से पूछा, तुम्हारे भाई संजय की मौत की खबर सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। यह सब कैसे हुआ भाभी? सुमित्रा भाभी ने कहा, 5 साल पहले शोभा ने मेरे भाई से लव मैरिज की। शोभा अमीर परिवार की लड़की थी। उसके घर वाले इस लव मैरिज से बेहद नाराज थे। गाजियाबाद में संजय का एक पुराना दोस्त नवीन रहता था। संजय ने नवीन से बात की और दोनों रातों रात झांसी से भागकर नवीन के पास गाजियाबाद आ गए। शादी के वक्त संजय झांसी में जॉब कर रहा था, लेकिन झांसी छोड़ने की वजह से संजय की जॉब भी छूट गई। अपने दोस्त नवीन की मदद से गाजियाबाद में ही संजय ने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। संजय ने खूब मेहनत की और नतीजा ये हुआ कि उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल निकला। जल्द ही संजय ने शोभा के नाम नोएडा में एक फ्लैट खरीद लिया। शादी के 1 साल बाद ही शोभा की बेटी महक हुई। तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मैंने पूछा, दोनों ने तो लव मैरिज की थी, फिर दोनों के बीच में इतनी जल्दी झगड़े क्यों शुरू हो गए? सुमित्रा भाभी ने कहा, संजय ने रेस्टोरेंट का बिजनेस अपने दोस्त नवीन के साथ शुरू किया था। नवीन का संजय के घर आना जाना शुरू हुआ और फिर एक दिन संजय ने अपने बिजनेस पार्टनर नवीन को शोभा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी से संजय और शोभा के रिश्तों के बीच की लव स्टोरी गायब हो गई और झगड़े शुरू हो गए। घर में रोज रोज की कलह का नतीजा ये हुआ कि 2 साल पहले संजय और शोभा का तलाक हो गया। तलाक के बाद महक की कस्टडी शोभा को मिली और शोभा अपनी बेटी को लेकर नोएडा वाले फ्लैट में चली गई। नोएडा के जिस फ्लैट में शोभा रहती थी वो फ्लैट बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर था। शोभा से तलाक के बाद से संजय की माली हालत खराब हो चुकी थी। उस पर कर्ज चढ़ गया। संजय के बारे में जब झांसी में मेरे घर वालों को मालूम चला तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया और वो बिल्कुल अकेला हो गया। संजय अपनी बेटी महक से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी शोभा उसे महक से मिलने नहीं देती थी। एक दिन संजय अपनी बेटी महक से मिलने नोएडा शोभा के फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन शोभा ने उसे महक से मिलाने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों की लड़ाई हुई और शोभा ने गुस्से में संजय को फ्लैट की बालकनी से धक्का दे दिया। 8वीं मंजिल से गिरने की वजह से संजय की सिर में गंभीर चोट लगी थी। वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गया। संजय की मौत के बाद शोभा को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि मरने से पहले संजय ने पुलिस को बयान दिया कि वो खुद छत से कूदा था। संजय की मौत के 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने भाई की मौत को अभी तक भुला नहीं पा रही हूँ। मैं शोभा और नवीन को संजय का कातिल मानती हूँ और संजय की मौत से बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि मेरे भाई के कातिल इस वक्त आजाद घूम रहे हैं। अपनी भाभी सुमित्रा से संजय की यह दर्द भरी दास्तान सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ और मुझे शोभा जैसी औरतों से नफरत होने लगी। मैंने दोपहर का नाश्ता खत्म किया और सुमित्रा भाभी के कमरे में ही सो गई। शाम हुई तो मेरी भाभी ने मुझे जगाया और बोली, रुचि कुछ जरूरी सामान लाना है, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मैं झट से तैयार हुई और सुमित्रा भाभी के साथ गाजियाबाद मार्केट आ गई। भाभी ने मार्केट से कुछ जरूरी सामान लिया और जब हम मार्केट से वापसी के लिए निकले तभी सुमित्रा भाभी मार्केट की दूसरी ओर इशारा करती हुई मुझसे बोली, रुचि वो जो सामने रेस्टोरेंट देख रही हूँ ना, यह रेस्टोरेंट कभी मेरे भाई संजय का हुआ करता था। इस वक्त इस रेस्टोरेंट को नवीन और शोभा चलाते हैं। जब भी मैं इस रेस्टोरेंट को देखती हूँ जी करता है कि इसमें आग लगा दूं। मैंने रेस्टोरेंट पे लिखे हुए बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की। वहाँ लिखा हुआ था महक रेस्टोरेंट।
रेस्टोरेंट। सुमित्रा ने कहा, संजय की बेटी का नाम महक है। इस रेस्टोरेंट का नाम पहले शोभा रेस्टोरेंट था, लेकिन जब संजय की बेटी हुई तो उसने इस रेस्टोरेंट का नाम अपनी बेटी के नाम पर रख दिया। वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। मैं अपनी भाभी सुमित्रा के साथ मार्केट से घर आ गई। शाम तक घर में ढेर सारा काम था। सारा काम निपटाने के बाद रात 10 बजे थोड़ी फुर्सत मिली तो मैं और भाभी साथ ही खाना खाने बैठ गए। अभी मैंने पहला निवाला ही उठाया था कि भाभी ने कहा, रुचि तुम यहाँ कितने दिनों के लिए आई हो? मैंने कहा, आपके बच्चा हो जाने के बाद मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी, इसीलिए मैंने बड़े भैया को बोल दिया है कि वो आपकी डिलीवरी के बाद ही मेरी झांसी की टिकट करवा दें। सुमित्रा भाभी ने कहा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही। आज मार्केट से लौटी हूँ तब से पेट में दर्द हो रहा है। जल्द ही तुम्हारे भैया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो रोज नवीन के रेस्टोरेंट पे जाओ। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। इसी का फायदा उठाकर तुम उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करो। मैं अपनी भाभी सुमित्रा की यह बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, मेरे ऐसा करने से क्या होगा? भाभी ने कहा, इससे होगा ये कि जब नवीन तुम पर फिदा हो जाएगा तो तुम फोन पर उससे खूब बहकी बहकी बातें करना। बातों ही बातों में उससे शादी का ऑफर भी दे देना और कॉल रिकॉर्ड कर लेना। फिर यह रिकॉर्डिंग तुम शोभा को भेज देना। इससे शोभा और नवीन में झगड़े शुरू हो जाएंगे और दोनों वैसे ही अलग हो जाएंगे जैसे संजय और शोभा अलग हुए थे। इससे मेरे भाई संजय की मौत का बदला तो पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को ठंडक जरूर मिल जाएगी। भाभी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कमरे में बड़े भैया आ गए। भैया को देखते ही भाभी खाने पर से उठ गई और भाभी की जगह भैया बैठ गए और मेरे साथ ही खाने लगे। यह देखकर पास खड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, हाथ तो धो लेते। भैया ने कहा, सुमित्रा बहुत तेज भूख लगी थी और रुचि के साथ बैठकर खाना खाए हुए भी बहुत दिन हो चुके थे। इतना सुनकर भाभी रोटियां लाने किचन में चली गई। मैंने भैया से पूछा, मेरी और माँ की टिकट का क्या हुआ भैया? भैया ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है रुचि, तुम्हारी भाभी की डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद मैं रिजर्वेशन करवा दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अब झांसी मत जाओ। माँ तो यहाँ आ ही चुकी है। बाबूजी को भी मैं यहीं बुला लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं भैया, मेरा बीए फाइनल होने में अभी 1 साल का वक्त है, उसके बाद ही मैं झांसी छोड़ पाऊंगी। भैया के साथ खाने के दौरान उनसे काफी देर तक बातें होती रही। फिर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और देर रात तक नवीन और शोभा के बारे में ही सोचती रही। नवीन या शोभा से मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मैं क्यों किसी की खुशहाल जिंदगी में घुसकर जहर घोलूं। फिर मुझे लगा कि मेरी अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन मैं अपनी भाभी सुमित्रा को अपने सगी बहन से बढ़कर मानती थी। इस नाते उनके दुश्मन मेरे भी दुश्मन थे। बुरे लोगों को उनके किए की सजा तो जरूर मिलना ही चाहिए। इसीलिए मैंने मन बना लिया कि मैं कल से ही अपने मिशन में लग जाऊंगी। अगली सुबह उठते ही मैं बाथरूम में घुस गई। मुझे सजने संवरने में थोड़ा वक्त लगा और मैं तैयार होकर भाभी के पास गई और बोली, भाभी, आपने कल जो मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने का मन बना चुकी हूँ और थोड़ी देर में ही अपने मिशन के लिए निकल रही हूँ। मेरी यह बात सुनकर भाभी बेहद खुश हुई। उन्होंने झट से मेरे माथे को चूम लिया और बोली, तुम इस वक्त लग तो ऐसे रही हो कि अच्छे से अच्छे ऋषि मुनि भी तुम पर फिदा हो जाएं, लेकिन तुम्हें जब भी लगे कि नवीन तुम्हारे चक्रव्यूह में नहीं फंस पाएगा तो तुम इस मिशन को छोड़ देना। मैंने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन मैं कोशिश तो पूरी करूंगी। इतना कहकर मैं सीधे मार्केट के लिए निकल गई और मार्केट पहुंचकर महक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। मैं अपना लैपटॉप साथ ले गई थी ताकि मैं लैपटॉप में काम करने के बहाने नवीन के रेस्टोरेंट में ज्यादा से ज्यादा वक्त तक रुक सकूं। मैं रेस्टोरेंट में पहुंची और कोने की एक खाली टेबल पर लैपटॉप रखकर टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई।
और टेबल पर पड़े मेन्यू कार्ड को देखने लगी। तभी रेस्टोरेंट का एक वेटर मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। वो बोला, मैम सुबह का टाइम है, अभी छोले भटूरे में थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा, एक चाय के साथ 2 समोसे लगा दो और मुझे लैपटॉप पर ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटाना है, इसीलिए कुछ समय तक यहीं रुकूंगी। जब आपका छोले भटूरे तैयार हो जाए तो वो भी लगा देना। वो मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगा तो मैंने कहा, मेरे ज्यादा देर तक यहाँ रुकने से आपके मालिक को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? वो मुस्कुराते हुए बोला, आप चाहें तो यहाँ शाम तक भी रह सकती हैं, लेकिन शाम को आपको ये टेबल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि शाम के वक्त इस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ हो जाती है। मैं दोपहर तक महक रेस्टोरेंट के कोने में अपनी टेबल पर बैठी रही, लेकिन नवीन नहीं आया। तो मैंने वेटर को बुलाया और बोली, आपके मालिक नजर नहीं आए अभी तक, बिल कहाँ पे करनी है? वो बोला, आप काउंटर पर चले जाइए, वहीं नवीन सर बैठे हैं। मैं झट से उठी और काउंटर पर चली गई। वहाँ एक खूबसूरत सा आदमी बैठा हुआ था। मैंने पूछा, क्या आप ही इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? उसने मुस्कुराते हुए झट से जवाब दिया, जी मैम। क्या हुआ, क्या आपको हमारी डिश पसंद नहीं आई? मैंने कहा, आपके यहाँ का छोले भटूरे तो लाजवाब था, मेरा बिल कितना हुआ? वो बोला, 135 रुपया मैम। मैंने कहा, क्या मैं अगले कुछ दिनों तक आपके रेस्टोरेंट में आकर यहाँ अपने लैपटॉप पर काम कर सकती हूँ? यहाँ काफी शांति है और मुझे 2 हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। नवीन ने कहा, कल से आप किस वक्त आएंगे? मैंने कहा, आप किस वक्त यहाँ आ जाते हैं? मेरा यह सवाल सुनकर नवीन मेरी तरफ देखने लगा। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि आप जब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो यहाँ साफ सफाई पूरी हो जाती होगी ना? नवीन ने कहा, आप कल से 11 बजे तक आ जाइएगा और कोने के उस टेबल पर बैठने की बजाय मेरे केबिन में बैठकर अपना काम कर लीजिएगा। नवीन की इस बात पर मुस्कुराते हुए मैंने उसे थैंक यू कहा और घर आ गई। मैं बेहद खुश थी। पहले दिन ही मैं नवीन से मिली और अगले दिन से मैं उसके साथ उसके केबिन में बैठने वाली। मेरी इस बात को सुनकर मेरी भाभी सुमित्रा भी बेहद खुश हो गई और अब उन्हें मुझ पर इतना यकीन तो हो ही गया था कि मैं अपने मिशन को पूरा कर लूंगी। अगली सुबह मैं 11 बजे तक नवीन के केबिन में थी। मैंने नवीन के केबिन से ही वेटर को सुबह के ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया और लैपटॉप खोलकर बैठ गई। नवीन काउंटर पर बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बीच बीच में मुझे भी देख रहा था। इस बीच कई बार नवीन से मेरी नजरें भी मिली और जब भी उससे मेरी नजरें मिलती मैं शर्मा जाती। मैंने तय किया हुआ था कि मैं तब तक नवीन के केबिन से नहीं उठूंगी जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहेगा, लेकिन शाम तक उसने मुझे बिल्कुल नहीं टोका। शाम होने पर नवीन के रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। रेस्टोरेंट के सभी टेबल फुल हो चुके थे। नवीन को तो इस वक्त बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, इसीलिए मैंने नवीन से इजाजत ली और घर चली आई। मेरे दिन भर घर में न रहने की वजह से काम का सारा बोझ मेरी भाभी पर आ गया था, इसीलिए मुझे लगा कि नवीन से इश्क के कारवां को जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचाना होगा। मैं अगले 1 हफ्ते तक रोज नवीन के पास जाती। इस बीच नवीन मुझसे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि अब वो मुझे चाहने लगा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। भाभी की डिलीवरी में 1 हफ्ते का समय बाकी रह गया था। मुझे अपना टारगेट पूरा करना था। मैं एक दिन नवीन के केबिन में थी। मुझे नवीन के पूरे दिन का शेड्यूल मालूम चल गया था। वो शाम 4 बजे तक बिल्कुल फ्री रहता था, इसीलिए मैंने तय किया कि आज मैं उसे रिझाने की कोशिश करूंगी। हर बार की तरह अगले 1 घंटे तक मैं अपने लैपटॉप
लैपटॉप पर लगी रही ताकि नवीन को लगे कि मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ही बातें शुरू की। मैं बोली, नवीन जी, मेरा आज का काम पूरा हो चुका है, अब मैं खाली हूँ, लेकिन इस शहर में पूरे दिन मैं कहाँ भटकूं समझ नहीं आ रहा है। नवीन ने पूछा, आप गाजियाबाद में कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती हूँ, लखनऊ से यहाँ एक शादी में आई हूँ, अपनी सहेली के यहाँ ठहरी हूँ, उसके भाई की शादी है। घर में शादी के माहौल की वजह से मैं अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाती। आपके रेस्टोरेंट में आई तो मुझे यहाँ बहुत सुकून मिला और आपने भी मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं यहाँ आ रही हूँ। नवीन ने कहा, इंसान ही इंसान के काम आता है मैम। रुचि जी, तो अब आप कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैंने कहा, मैं लखनऊ से यहाँ पहली बार आई हूँ। मैंने अक्षरधाम मंदिर के बारे में खूब सुना है, इसीलिए वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सहेली के पास वक्त ही नहीं है। नवीन ने कहा, मैं आपको अक्षरधाम ले चलूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नवीन की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई। मैंने झट से कहा, नवीन जी, आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं और नवीन शाम तक अक्षरधाम मंदिर के अंदर घूमते रहे। इस बीच मैंने कई बार नवीन का हाथ पकड़ा और मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ पकड़ना नवीन को अच्छा लग रहा था। 4 बजे तक हम लोग अक्षरधाम से लौट आए और नवीन ने मुझसे घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसने मार्केट की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की। मैं कार से उतरी और बोली, नवीन, 12 अक्टूबर को मेरी सहेली के बड़े भाई की शादी है। शादी में बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अब मैं शादी के बाद ही तुम्हारे रेस्टोरेंट पर आऊंगी। वो बोला, क्या मुझे इस शादी में नहीं बुलाओगी? मैंने नवीन के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराती हुई मैं उससे उसका फोन नंबर मांगकर घर चली आई। भाभी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं भाभी के साथ उनका हाथ बटाने लगी। इस बीच मेरी और नवीन की फोन पर बातें भी होती रही। वो जब भी फुर्सत में होता मुझे कॉल कर देता और मैं जब भी उससे फोन पर बातें करती कॉल को रिकॉर्डिंग पर लगा देती। रात 9 बजे भाभी और मैं खाना खाने बैठी हुई थी, तभी नवीन का फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव किया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। फोन का स्पीकर ऑन था। बगल में बैठी मेरी भाभी भी उसकी बातों को सुन रही थी। वो बोला, रुचि, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, क्या किसी को 15 दिनों में भी प्यार होता है भला? वो बोला, प्यार तो पल भर में भी हो सकता है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझे तो पहले ही दिन तुमसे प्यार हो गया था। मैंने कहा, लेकिन मैं किसी शादीशुदा इंसान से तो प्यार नहीं कर सकती। वो बोला, मेरा तलाक हो चुका है। मैंने पूछा, कब? वो बोला, मेरा तलाक कब हुआ है ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि मैं इस वक्त अकेला हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दीबाजी में जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते। 12 तारीख को मेरी सहेली के भाई की शादी है। मैं शादी के 2 दिन बाद तुम्हारे पास आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। नवीन का फोन कटने के बाद मेरी भाभी बहुत खुश नजर आई। मैंने कहा, भाभी, इतनी रिकॉर्डिंग काफी है सुबह को भेजने के लिए। देखना, वो ये रिकॉर्डिंग सुनते ही इस कमीने इंसान को सचमुच का तलाक दे देगी। भाभी ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है। झांसी जाने से पहले तुम शोभा के फ्लैट पर जाकर उसके सामने नवीन की सारी असलियत बयान कर देना और यह सारी रिकॉर्डिंग उसके फोन पर सेंड कर वहाँ से चली आना और फिर यहाँ से झांसी के लिए तुरंत निकल जाना। नवीन तुम्हें लखनऊ में ढूंढेगा, लेकिन तुम झांसी में रहोगी। उसकी इस हालत पर मेरे दिल को बेहद सुकून मिलेगा। तय समय पर भाभी की डिलीवरी हो गई। उन्होंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। अब मैं अपनी माँ के साथ झांसी जाना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मैंने भैया से झांसी की टिकट के लिए जिद की तो उन्होंने 18 तारीख की मेरी रिजर्वेशन करवा दी। भाभी की डिलीवरी के 1 सप्ताह बीत चुके थे और 18 तारीख को मुझे झांसी के लिए निकलना था।
था। इसीलिए शोभा के फ्लैट पर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 दिनों का समय बाकी रह गया था। इस बीच मैंने नवीन से फोन पर हर तरह की बातें कर ली थी। वो अब मुझसे मिलने के लिए बेकरार था। उसने मुझे अपने फ्लैट का एड्रेस भी सेंड कर दिया। मैंने उससे कहा कि 18 तारीख की रात में उसके बताए एड्रेस पर आ जाऊंगी और रात भर उसके साथ ही रहूंगी। इतना सुनकर वो बेचैन हो गया और बेसब्री से 18 तारीख का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि 18 तारीख को तो मैं झांसी की ट्रेन में रहूंगी। 17 तारीख को मैंने भाभी से शोभा की फ्लैट का एड्रेस लिया और कैब बुक कर मैं फरीदाबाद से नोएडा के सेक्टर 32 पहुंच गई और थोड़ी ही देर में मैं गोदरेज हाउसिंग सोसाइटी के टावर नंबर 4 की लिफ्ट में थी। फ्लैट के 8वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। मैं लिफ्ट से निकलकर फ्लैट नंबर 814 के सामने खड़ी हो गई और डोर बेल बजा दिया। एक खूबसूरत सी औरत बाहर निकली। मैंने पूछा, क्या शोभा जी आप ही हैं? वो बोली, जी आप कौन? मैंने कहा, मैं आपके पति नवीन की गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा नाम रुचि है। शोभा ने हैरानी भरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, आप नवीन की गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन मैं नवीन की पत्नी नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्या मैं अंदर बैठकर आपसे बात कर सकती हूँ? वो बोली, लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। मैंने कहा, आप मुझे केवल 10 मिनट देंगी तो आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएगी। शोभा मुझे अंदर ले गई और मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर किचन में चाय चढ़ाने के लिए चली गई और पतीले में 2 कप चाय चढ़ाकर वापस आई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा, शोभा जी क्या नवीन आपका पति नहीं है? वो बोली, नहीं, मेरे पति की डेथ हुए 7 महीने हो चुके हैं। मैंने पूछा, आपका नवीन के साथ क्या रिश्ता है? मेरे इस सवाल पर शोभा गुस्सा हो गई और बोली, मेरा नवीन के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम मुझसे पर्सनल सवाल पूछने वाली होती कौन हो? मैंने कहा, मैं नवीन की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर मैंने नवीन से अपने इश्क की सारी दास्तान शोभा को सुना दी और उससे उसका नंबर लेकर मैंने अपनी और नवीन की पूरी रिकॉर्डिंग उसे सेंड कर दी और वहाँ से निकलने के लिए सोफे से खड़ी हुई ही थी कि शोभा ने कहा, चाय बन चुकी है, पी कर जाना। इतना कहकर वो किचन की ओर चली गई और चाय के 2 कप लिए वापस आ गई और बोली, तुम नवीन की गर्लफ्रेंड हो तो मैं क्या करूं? चाय का घूंट लेते हुए मैं शोभा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि शोभा को नवीन के खिलाफ इतने सबूत देने के बावजूद उस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। या तो वो मेरे सामने नौटंकी कर रही है या फिर वो सच बोल रही है। मैंने चाय खत्म की ही थी कि शोभा के रूम की घंटी बजी। शोभा ने दरवाजा खोला तो सामने नवीन था। उसे इस वक्त यहाँ देखकर मैं बेहद घबरा गई। क्या पता दोनों मिलकर संजय की तरह मेरा भी मर्डर कर दें। तभी नवीन अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था रुचि, लेकिन तुम शोभा के पास क्यों आ गई यह मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर पहले शोभा ने मुझे यहाँ आने के लिए मैसेज किया और कुछ रिकॉर्डिंग भेजी तो मैं यहाँ चला आया। अब तुम मुझे सब बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे प्यार करने का नाटक तुमने क्यों किया। एक बंद कमरे में 2 हत्यारों के बीच में फंसी मैं यहाँ आने को लेकर पछता रही थी। मैं बेहद डर गई थी, इसीलिए मैंने सब सच सच बता दिया और बोली, मैं इस वक्त तुम्हारे फ्लैट पर हूँ। यह बात मेरे भैया और भाभी को पता है। अगर मैं यहाँ से समय पर घर नहीं गई तो वो लोग पुलिस लेकर तुम्हारे फ्लैट पर पहुँच जाएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी यह बात सुनकर शोभा मुस्कुराती हुई बोली, घबराओ मत, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने अपने पति को नहीं मारा, बल्कि संजय ने मेरी बालकनी से कूदकर आत्महत्या की थी। मैंने कहा, तुमने संजय को धोखा क्यों दिया? शोभा ने कहा, मैंने संजय को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा, मरे हुए आदमी पर इस तरह का इल्जाम तो मत लगाओ शोभा। वो बोली, जब मैं संजय के साथ झांसी से भागकर गाजियाबाद आई तो मैं अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर आई थी, ताकि संजय के साथ मैं एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। गहने को बेचकर ही मैंने यह
फ्लैट खरीदा और बाकी की रकम संजय को बिजनेस करने के लिए दी। उसने रेस्टोरेंट खोला, लेकिन अचानक इतनी रकम उसके हाथों में आई तो वो बुरी आदतों का शिकार हो गया। जुए और शराब में उसने धीरे धीरे सारी रकम गंवा दी। तब नवीन ने संजय के रेस्टोरेंट को संभाल लिया, वरना संजय अपनी गंदी आदतों में रेस्टोरेंट को भी बर्बाद कर देता। नवीन संजय का दोस्त था और नवीन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, इसीलिए मैं नवीन पर भरोसा करती थी। मेरी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए मुझे रुपयों की जरूरत थी, इसीलिए एक दिन मैंने नवीन को घर बुलाया ताकि मैं छुपा कर रखे गए कुछ गहनों को बेचकर नगद रुपये हासिल कर सकूं। नवीन घर पर ही था कि संजय आ गया और उसने नवीन को घर पर देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि संजय सुधर जाए, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो मैंने उससे तलाक ले लिया। एक दिन वो यहाँ आया, उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा और फिर उसने बालकनी से छलांग लगा दी। इस वक्त नवीन जिस रेस्टोरेंट को संभालता है उसमें आधा शेयर मेरा भी है। मैंने शोभा की पूरी कहानी सुनी, जो मेरी भाभी सुमित्रा की बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची है। मैंने नवीन से पूछा, क्या सच में शोभा के साथ तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है? वो बोला, अगर मेरा शोभा के साथ अफेयर होता तो क्या मैं इसके सामने तुमसे यह कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? दरअसल तुम्हें जिस औरत ने यह सब करने के लिए भेजा है ना, वो औरत मेरी तलाकशुदा बीवी है। सुमित्रा से मेरी शादी हुई तब मैं झांसी में ही रहता था और संजय मेरे पड़ोस में रहता था। मेरे घर वालों को संजय की बहन सुमित्रा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने सुमित्रा के घर वालों से रिश्ते की बात की और वे लोग भी मेरी और सुमित्रा की शादी के लिए राजी हो गए। तुम्हारा बड़ा भाई दिनेश मेरा गहरा दोस्त हुआ करता था, इसीलिए मेरे घर आता जाता रहता। इसी बीच मेरी बीवी सुमित्रा और तुम्हारे बड़े भाई दिनेश के बीच इश्क की खिचड़ी पकने लगी और मुझे पता भी न चला और एक दिन दोनों झांसी से गायब हो गए। बाद में मुझे पता चला कि दोनों फरीदाबाद में हैं, तो मैं उन्हें ढूंढते हुए फरीदाबाद आ गया और मैंने पाया कि सुमित्रा तुम्हारे भाई के साथ बेहद खुश है, तो मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और उसे भूल गया। कुछ समय बाद ही सुमित्रा का भाई संजय मेरे पास आया और उसने बताया कि वो झांसी से किसी शोभा नाम की लड़की के साथ गाजियाबाद आया है, तो मैंने उसकी मदद की। दरअसल तुम्हारी भाभी सुमित्रा को लगता है कि मेरा शोभा के साथ अफेयर है, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि शोभा से मेरे अफेयर का सबूत इकट्ठा कर मुझे शोभा से अलग कर सके। लेकिन मैं शोभा से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? नवीन की बात का जवाब दिए बिना मैं शोभा के घर से वापस आ गई। मेरी शाम की ट्रेन थी, मैं अपनी तैयारियों में लगी थी। मेरे भैया मुझे और मेरी माँ को स्टेशन तक छोड़ने जाने वाले थे। घर के बाहर गाड़ी रुकी तो मुझे लगा कि भैया आ गए। तभी घर में भैया के साथ नवीन को देखकर मेरे होश उड़ गए। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी का दिल चुराकर तुम इस तरह नहीं भाग सकती। नवीन मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन वक्त ने हम दोनों की दोस्ती को एक झटके में खत्म कर दिया। तुम्हारी भाभी सुमित्रा नवीन की बीवी थी। सुमित्रा की नवीन से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो मुझसे प्यार करती थी। नवीन से शादी के बाद सुमित्रा ने मुझे भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और मैंने भी मोहब्बत के आगे दोस्ती को कुर्बान कर दिया और रातों रात सुमित्रा को लेकर गाजियाबाद आ गया। कुछ दिनों से तुम नवीन के रेस्टोरेंट पर जा रही थी, तो एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे सब पता चल गया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे शोभा के फ्लैट तक पहुंचा और जब तुम वहां से चली गई तो मैं शोभा के फ्लैट पर पहुंचा, जहां मुझे शोभा और नवीन मिल गए। नवीन ने मुझसे सारी बात बता दी। वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुमने गलतफहमी में पड़कर उसे गलत समझ लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का ना हो तो तुम नवीन का हाथ थाम सकती हो। मैंने अपनी भाभी की ओर देखा तो वो मुझसे नजरें न मिला पाई और कमरे में चली गई। कहानी से सीख, सच के कई रूप हो सकते हैं। हम जिस सच
को सच मानते हैं, जरूरी नहीं कि वही आखिरी सच हो। किसी और के लिए आपका यह सच बिल्कुल अलग रूप में भी तो हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप